आज हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 5, जिसका नाम है सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर रहता है सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन, और सेकंड चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर से हम शुरू करेंगे सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन, जिसमें हमारा सबसे पहला ही टॉपिक रिजिड बॉडी रहता है। तो हमने इससे पहले भी मोशन स्टडी किया, लेकिन वो मोशन हमने पॉइंट मासेस के लिए स्टडी किया है। अब हम बड़े मासेस के लिए जब करेंगे तो उसमें हम रिजिड बॉडी कंसीडर करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिजिड बॉडी क्या होती है। अ रिजिड बॉडी इज दैट विच हैज़ अ डेफिनेट साइज एंड डेफिनेट शेप, जिसका एक डेफिनेट साइज हो, एक डेफिनेट शेप हो। अगर बाहर से आप उसके ऊपर फोर्सेस लगाते भी हो तो उसके साइज और शेप में चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब उनके जो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, चाहे आप बाहर से कितनी मर्जी फोर्स लगा दो। ठीक है, तो ऐसी बॉडीज रियल लाइफ में नहीं मिलती है। आपको पता है कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप चेंज हो ही जाती है। तो ये एक क्या है, आइडियल कंडीशन मानी गई है। रियल लाइफ में इसको हम नहीं मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा होता है। सिस्टम में सबसे पहले इसमें सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। सिस्टम होता है कलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटरेक्टिंग विद वन अनदर इज सेड टू फॉर्म अ सिस्टम। मतलब बहुत सारे पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई बॉक्स है तो बॉक्स के जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके उसकी शेप को मेंटेन रखते हैं। अगर आप उसकी शेप को तोड़ दोगे तो उनकी इंटरेक्शन खत्म हो जाएगी और वो पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो सिस्टम होता है जिसमें पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब काइंड्स ऑफ मोशन की बात करें तो हमारे पास रहता है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन होता है जब बॉडी एक पर्टिकुलर सरफेस पे स्लाइड करती है, तो उस केस में सारे के सारे जो बॉडी के पार्टिकल हैं वो सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो इस डायग्राम में जो P1 पार्टिकल है और जो P2 पार्टिकल है, इन दोनों की स्पीड सेम होगी। अगर सेम नहीं हुई तो ये पार्टिकल बीच में से टूट जाएगा। तो सेम जब भी आपका कोई रिजिड बॉडी मूव करती है तो स्लाइड करती है तो उसकी जो पार्टिकल है वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, और ऐसे केस को हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है प्योर रोटेशनल मोशन। तो प्योर रोटेशनल मोशन का सिंपल सा एग्जांपल हमारे पास घर में फैन है। ठीक है, सीलिंग फैन आपके पास है। सीलिंग फैन में क्या होता है, आपकी जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है वो जीरो है, क्योंकि सीलिंग फैन कमरे में घूमता थोड़ी है, वो आपकी उसी पोजीशन पे रहता है, लेकिन वो रोटेट करता रहता है, एक ही पोजीशन में घूमता रहेगा। तो इस केस में एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विच लाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड हैज इट्स सेंटर ऑन द एक्सिस। और उनका सेंटर क्या है, रॉड जो लगी हुई है वो उसका सेंटर है, और उसके अराउंड ही वो सारे के सारे पार्टिकल घूमते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह के मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं, प्योर रोटेशनल मोशन। उसके बाद आता है कम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो हमें डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको ट्रांसलेशन भी मिल रही है, आगे की तरफ भी मूवमेंट हो रही है, और रोटेशनल भी मिल रही है। सिंपल आपके पास साइकिल होगी घर में, स्कूटर होगा, गाड़ी होगी, तो उसमें क्या होता है, टायर अपनी जगह पे रोटेट भी करता है और साथ ही साथ गाड़ी आगे की तरफ को मूव भी करती है। तो इसको हम सिलेंड्रिकल बॉडीज हम कंसीडर कर लेते हैं। ये आपका एक एग्जांपल इसमें है जिसमें बॉडी रोल करती हुई नीचे आ रही है। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, इसमें हमें ट्रांसलेशनल मोशन भी मिल रहा है और रोटेशनल मोशन भी मिल रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम कम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन कहते हैं। अब इसमें बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली, कि जो पार्टिकल सबसे ऊपर होगा उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओ स्पीड कम होती जाएगी, और इस केस में जो P3 है इसकी स्पीड आपकी ज़ीरो रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने इसमें बड़े अच्छे से समझ लेनी है कि किसी भी मूवमेंट, किसी इंस्टेंट के लिए जो सबसे लोएस्ट पार्टिकल होगा उसकी स्पीड क्या होगी, आपकी ज़ीरो होगी। वेलोसिटी हम उसको ज़ीरो कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक आता है सेंटर, कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को अगर हम समझें तो सिंपल सी बात है, मान लो आपने घर में कोई कुर्सी उठानी है, या आप क्या करते हो, कोई टेबल उठाना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, ऐसी जगह से उसको होल्ड करते हो जहां से आप उसको इजीली उठा सको। ठीक है, आप ऐसा तो नहीं कर सकते हो कि कुर्सी को ऊपर के एज से पकड़ के उठा के ले जाओगे, तो एज से पकड़ के ले जाओगे तो आपको जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, लोहे की कुर्सी अगर घर में हो तो उसको एक एज से उठाने की कोशिश करना, आपने से नहीं उठाई जाएगी। फिर आप क्या करते हो, सेंटर में जैसे उसको पकड़ने की कोशिश करते हो, सेंटर या ऐसी पोजीशन पे कोशिश करते हो जहाँ पे उसका सारा का सारा मास आपको लगे कि लाई कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, मानते हैं कि सारा का सारा मास बॉडी का लाई करता है।
एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम एज्यूम करते हैं, और ऐसा करने से हमें क्या मिलता है, आपका वर्क इजीली हो जाता है। आपकी जितनी फोर्सेस आपको अलग अलग जगह पे लगानी पड़े, उससे बढ़िया उस सेंटर ऑफ मास पे लगाओ सारी की सारी फोर्स, तो आपको उतना ही काम करने को मिल जाता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास क्या एक कंप्लीट एजम्पशन है, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है, लेकिन ये एजम्पशन हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करती है। ठीक है, और आपके बहुत सारे काम इस सेंटर ऑफ मास की हेल्प से हो जाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहला काम करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ 2 पार्टिकल सिस्टम। हमने 2 पार्टिकल सिस्टम लेने हैं और उसके अंदर सेंटर ऑफ मास को स्टडी करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 मासेस ले लिए ए और दूसरा ले लिया बी, और ओ से उनकी पोजीशन है, ए की है R1 और बी की है R2। ठीक है, उसके बाद ए पे हम कहते हैं बाहर से हमने फोर्स लगाई है F1, और बी पे हमने बाहर से फोर्स लगाई है F2। ठीक है, ये तो ही बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस हम इनको कहते हैं, ये हमने लगाई है बाहर से। ठीक है, और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि किसी टाइम t पे जो A है वो मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी के साथ, और जो B है वो v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। मतलब ये चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि रेस्ट में है दोनों, ये मूव कर रहे हैं, लेकिन किसी इंस्टेंट पे हमने क्या किया, हमने एज्यूम कर लिया कि उसकी पोजीशन A है और दूसरी की पोजीशन B है। थोड़ी देर बाद देखोगे तो वो आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो हमने इनको स्टिल नहीं माना, हमने इनको मोशन में माना हुआ है। A पे हमने उसकी वेलोसिटी कितनी निकाली v1 और B पे कितनी निकाली v2। ए पे जो बॉडी है उसका मास लिया m1 और दूसरे का मास लिया m2। ठीक है, फिर ये कहता है कि वेलोसिटी क्या होती है, पोजीशन अपॉन टाइम, तो dr1/dt आ जाएगा। ये आपका dr1 ये पोजीशन है इसकी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt आ जाएगा। तो वेलोसिटी हमने पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट है इसके लिए, और इस केस में कितनी है, दूसरे केस में r2। ठीक है, तो dr2/dt आ जाएगा। तो वही एक्सप्रेशन जो हमने पहले पढ़ा है स्पीड और डिस्प्लेसमेंट के लिए, सॉरी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के लिए, वही हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। डी लगाने का मतलब होता है वेरी स्मॉल, तो इसलिए dr/dt किया हुआ है, अदरवाइज r/t भी लिख सकते हो, लेकिन बिल्कुल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं इसलिए dr/dt लिया गया है। F1 फर्स्ट एक्सटर्नल फोर्स, F2 सेकंड एक्सटर्नल फोर्स। अब उसके बाद ये कहता है कि जब 2 पार्टिकल आमने सामने आते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो m1 m2 को अट्रैक्ट करेगा और m2 m1 को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें हम बोलेंगे यहाँ पे जो फोर्स होगी उसको बोल देंगे हम F12, जिससे m1 को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, 2 अट्रैक्ट कर रहा है, और यहाँ पे आपकी आ जाएगी F21। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे B A को अट्रैक्ट कर रहा है वैसे A B को भी अट्रैक्ट करेगा। तो F12 हुआ A को अट्रैक्शन मिली जो, और F21 हुआ B को जो अट्रैक्शन मिली है। ठीक है, तो ये हुई इंटरनल फोर्स जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि लीनियर मोमेंटम जो रहता है वो क्या रहता है आपका m1, इट इज p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो m1 के लिए हम p1 ले लेंगे, m1 v1 ले लेंगे, ये आपका रिलेशन आपने पहले पढ़ा हुआ है। फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इट इज इक्वल टू टोटल फोर्स। अब जो a पार्टिकल है उसके ऊपर टोटल फोर्स कितनी लग रही है, एक तो बाहर से आपने लगाई F1 और एक B लगा रहा है इसके ऊपर F12, तो टोटल फोर्स कितनी होगी F1 प्लस F12। ये 2 फोर्सेस के ऊपर लग रही हैं, तो टोटल फोर्स आपकी ऐसे निकालेंगे, P m1v1 होता है, यहाँ से भर लेंगे। इसी तरह जैसे आपने m1v1 निकाला वैसे m2 के लिए m2v2 इक्वल टू F2 प्लस F21 आ जाएगा। सिमिलर वही स्टेप्स पे कि आपके B के ऊपर टोटल फोर्स क्या है F2, और एक दूसरी फोर्स कौन लगा रहा है A F21। ठीक है, तो ये दोनों का सम आ जाएगा B के ऊपर। तो ये होगी हमारी टोटल फोर्सेस। ठीक है, अब ऐड करेंगे 1 और 2 को, तो d/dt दोनों से कॉमन आ जाएगा, ये हो गया m1v1 प्लस m2v2, d/dt दोनों में है तो मैंने कॉमन ले लिया, इसको भी ले लो, सबको ऐड कर लो चारों फोर्सेस को। फिर न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि जितनी F12 है F21 भी उतनी होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती हैं वो इक्वल एंड अपोजिट रहती हैं, तो ये एक दूसरे के इम्पैक्ट को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। तो कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे ये टर्म खत्म हो गई। अब हमारे पास टोटल फोर्स कितनी आ गई F1 प्लस F2, साथ ही हमने V1 और V2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी dr1/dt dr2/dt जो शुरू में हमने ली थी। फिर यहाँ पे d/dt है, यहाँ पे भी d/dt है, तो d/dt इंटू d/dt क्या हो गया d²/dt²। तो यहाँ पे भी सेम d/dt है, दोनों से d/dt कॉमन आ गया, और d/dt बाहर ऑलरेडी है तो d²/dt² हो गया। m1 r1 प्लस m2 r2, ये m1 r1 प्लस m2 r2, d/dt दोनों से बाहर निकाल दिया। टोटल फोर्स हमने F1 प्लस F2 को F मान लिया, वेयर F इज द टोटल एक्सटर्नल
फोर्स, इसको हमने एफ ही कंसीडर कर लिया। फिर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया m1 प्लस m2 से, तो यहाँ पे m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दिया और एक m1 प्लस m2 बाहर कर दिया। ठीक है, कांस्टेंट टर्म है तो अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी निकाल सकते हैं, इससे डिफरेंशिएशन पे फर्क नहीं पड़ता है। When whole mass is concentrated at C, whose position vector is R। अब ये कहता है कि हमने एक सेंटर ऑफ मास C मान लिया है R पोजीशन पे। ठीक है, R पोजीशन पे आपने C मान लिया है, उसके लिए अगर हम यही एक्सप्रेशन निकालना चाहें तो वो हो जाएगा m1 प्लस m2 d स्क्वायर r बाय dt स्क्वायर। ठीक है, जो आपकी मास इंटू एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन को समझने की कोशिश करना। जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है v बाय टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। व्हाट इज v? v होता क्या है, v होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिवाइडेड बाय t, तो ये क्या गया s बाय टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का डिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन निकालना तो होता है डिस्टेंस बाय टी स्क्वायर, तो यही आपने एक्सप्रेशन यहाँ यूज किया है, डिस्टेंस बाय टी स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस बाय टी स्क्वायर आपका क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स। तो ये जो आर है ये आपकी क्या है, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर ऑफ मास की। इसको और पिछली वाली इक्वेशन को जो आपने ये वाली की है, इसके साथ अगर कंपेयर करें तो हमारे आर की वैल्यू कितनी आ रही है, आर आ रहा है m1r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। तो इसमें एक चीज समझने वाली है बेटा, ये आपने अच्छे से समझना है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अलग अलग फोर्सेस यहाँ पे लगाई, F1 F2, इंटरनल फोर्सेस भी उसके अंदर हैं। जितना काम ये अलग अलग फोर्सेस यहाँ पे कर रही हैं, अगर मैं F1 प्लस F2 को C पे लगा दूँ, इस पॉइंट पे इकट्ठा ही लगा दूँ, तो वही काम वो फोर्सेस यहाँ भी करेंगी। तो इसका मतलब ये होता है कि मान लो जैसे आप किसी ट्रक को धक्का दे रहे हो, आप छोटे छोटे बच्चे 10 मिलके एक ट्रक को धक्का दे रहे हो, अलग अलग जगह पे दोगे क्योंकि एक जगह पे तो सारे नहीं लगा सकते हाथ। तो जब आप ट्रक को पुश करोगे अलग अलग से, और उसकी बजाय 10 लोगों के बराबर कोई बड़ा आदमी, 10 बच्चों के बराबर कोई बड़ा आदमी बिल्कुल उसके सेंटर ऑफ मास पे धक्का देगा, तो वो बड़ा आदमी भी उतना ही काम करेगा जितने 10 बच्चे अलग अलग से करेंगे। भले ही वो अलग अलग पॉइंट पे धक्का दे रहे थे और बड़े आदमी ने सेंटर ऑफ मास पे धक्का दिया, दोनों केस में जो काम होगा वो सेम होगा। मतलब ये हुआ कि सारी फोर्सेस आप अलग अलग पॉइंट पे लगाओ या सारी फोर्सेस को मिला के सेंटर ऑफ मास पे लगाओ, दोनों ही केस में आपका काम क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यही बात इसमें समझने वाली है कि ये जो सेंटर ऑफ मास है सी पॉइंट, जो डिस्प्लेसमेंट आर पे है, अगर इस पे मैं सारी फोर्सेस लगा दूं तो वो भी उतना ही काम करके देगी जो कि आपने ए और बी पे अलग अलग लगा के की थी। ठीक है।